हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दर्शन भाईवाला में। आज का वीडियो बेस्ड है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जब प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो नर युग्मकोद्भिद का विकास हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का वीडियो बेस्ड है मादा युग्मकोद्भिद का विकास जो है वो किस प्रकार से होगा। तो मादा युग्मकोद्भिद के लिए जैसे ये स्ट्रक्चर हमारे पास में स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवेरी है, अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड है। अंडाशय के अंदर क्या है? बीजांड है। और बीजांड के अंदर क्या निर्माण होगा? भ्रूणकोश का निर्माण होगा। आज का वीडियो यही है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश का विकास होगा। तो ये जो बीजांड जो है, इस बीजांड की उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं, बीजांड की अंदर की जो कोशिकाएं हैं, बीजांड की जो सेल्स हैं, वो सेल्स गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। वो सेल्स गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का गुणिता स्तर कैसा होता है? 2n होता है। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहाँ पर हैं? बीजांड के अंदर है। और इन बीजांड के अंदर वाली कोशिकाएं जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित हैं। इन द्विगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और हमें यह पता है कि अर्धसूत्री विभाजन में द्विगुणित कोशिकाएं एकगुणित हो जाती हैं और एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो हमें यह पता है कि जैसे मान लो ये एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका रही होगी, तो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 एकगुणित, ये n, ये n, ये n और ये भी n, 4 एकगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन 4 एकगुणित कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। 3 कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। तो पीछे एक कोशिका बचती है। ये जो कोशिका बची है इसको बोलते हैं क्रियात्मक गुरु बीजाणु। इसको क्या बोलते हैं? क्रियात्मक गुरु बीजाणु। और इसका गुणिता स्तर कितना है? n। ये क्रियात्मक जो गुरु बीजाणु बचा है ये निभाग की तरफ स्थित होती है। किधर स्थित होती है? निभाग की तरफ स्थित होती है। अब इसी क्रियात्मक गुरु बीजाणु से, इसी एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से कंप्लीट भ्रूणकोश का निर्माण होना है। तो हम कह सकते हैं कि एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का परिवर्धन एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से क्या होगा? भ्रूणकोश का परिवर्धन होगा। और इसी एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से होने वाले भ्रूणकोश के परिवर्तन को हम पोलिगोनम प्रकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिगोनम प्रकार भी बोलते हैं। इसी का नाम क्या है? पोलिगोनम प्रकार। पोलिगोनम प्रकार क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक वैज्ञानिक था स्ट्रासबर्गर एक वैज्ञानिक था, और इस स्ट्रासबर्गर वैज्ञानिक ने पोलिगोनम नामक पादप में सबसे पहले इस एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के परिवर्तन को देखा। तो इसीलिए इसे हम पोलिगोनम प्रकार भी बोलते हैं, और क्योंकि ये पोलिगोनम पादप में सबसे पहले देखा गया था। तो अब देखो किस प्रकार से एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से कंप्लीट भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु जो है, एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु, और ये क्रियात्मक गुरु बीजाणु कंप्लीट क्या बनाएगा? भ्रूणकोश बनाएगा। क्या बनाएगा? भ्रूणकोश बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो इसी ये जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु बना है,
ये फीमेल गेमिटोफाइट की प्रथम सेल है। फीमेल गेमेटोफाइट की प्रथम सेल कौन होती है? क्रियात्मक गुरु बीजाणु। और हमें यह पता चल गया कि क्रियात्मक गुरु बीजाणु का गुणिता स्तर क्या है? n। क्यों? क्योंकि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं थी वो कैसी थी? 2n थी। अर्धसूत्री विभाजन से ये कैसी हो गई हैं? n हो गई है। अब चलते हैं भ्रूणकोश के परिवर्धन की तरफ कि किस प्रकार से भ्रूणकोश का परिवर्धन होगा। ये एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु है। ये क्या है? क्रियात्मक गुरु बीजाणु है जिसका गुणिता स्तर कैसा है? n। और ये मान लो इसका क्या है? केंद्रक। और ये n है। अब इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और ये समसूत्री विभाजन भी कैसा होगा? पहले इसमें केंद्रक विभाजन होगा। क्या होगा? केंद्रक विभाजन। क्योंकि हमें पता है कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो पहले केंद्रक विभाजन होता है, उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। लेकिन यहाँ पर कोशिका द्रव्य विभाजन बहुत लेट होता है, बहुत देरी से होता है, तो पहले केंद्रक विभाजन होना है। तो हमें पता है कि एक केंद्रक 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। तो आने वाली स्टेज किस प्रकार की होगी? एक केंद्रक ये और एक केंद्रक ये, 2 केंद्रक हो गए। इसका गुणित स्तर भी n और इसका गुणित स्तर भी n। और ये 2 केंद्रक हो गए तो ये 2 केंद्रकीय अवस्था होगी। 2 केंद्रकीय अवस्था होगी। अब दोबारा से समसूत्री विभाजन होगा। दोबारा से समसूत्री विभाजन होगा और यहां पर भी वही केंद्रक विभाजन होना है। तो इस 2 केंद्रकों से कितने केंद्रक बन जाएंगे? 4 केंद्रक बन जाएंगे। तो सॉरी, हाँ, ये 2 केंद्रक हैं। तो इस एक केंद्रक से 2 केंद्रक और इस एक केंद्रक से 2 केंद्रक, तो कितने केंद्रक हो गए? 4। तो ये हो गया 4 केंद्रकीय भ्रूणकोश अवस्था। अब दोबारा से समसूत्री विभाजन होगा। जब दोबारा से समसूत्री विभाजन होगा तो इस 4 से कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। तो कंडीशन क्या होगी हमारी? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये भी यहाँ पर क्या हो रहा है? केंद्रक विभाजन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स टोटल यहाँ पर 3 समसूत्री विभाजन हो चुके हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। और यहाँ पर 8 केंद्रकीय, यहाँ पर 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश अवस्था बन गई है। और इन सभी का गुणिता स्तर क्या है? n है। ये दोनों, ये भी क्या है? n है। ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है। सभी क्या है? n है, क्योंकि n से ही बन रहे हैं सब। आगे देखो, जब ये कंडीशन हो जाती है तो ये जो 8 केंद्रक बने हैं इसमें से एक केंद्रक ऊपर से, एक नीचे से, बीच में शिफ्ट हो जाते हैं। तो कंडीशन क्या होगी? 1 2 3, 1 2 3, और ये यहाँ से और यहाँ से एक एक आ गया बीच में। अब कहीं जाकर के केंद्रक विभाजन के बाद की जो अवस्था होगी, कोशिका द्रव्य विभाजन। यहाँ पर अब क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। तो इन 3 सेल्स में भी कोशिका द्रव्य विभाजन हो गया है और इनमें भी कोशिका द्रव्य विभाजन हो गया है। ये ऊपर वाली जो सेल्स हैं ये निभाग की तरफ होती है। किधर होती हैं? निभाग की तरफ। और नीचे वाली जो सेल होती है वो किधर होती हैं? बीजांड द्वार की तरफ होती है। जो निभाग की तरफ की जो सेल हैं ये 3 कोशिकाओं का समूह, ये भी n, ये भी n और ये भी n। इन 3 कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं या एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। और ये जो बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं हैं
इनको हम अंड समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड समुच्चय बोलते हैं, एग अपरेटस बोलते हैं, एग अपरेटस बोलते हैं। इसमें भी कंडीशन ये है कि जो ये दो साइड वाली सेल्स हैं इनको तो बोलते हैं साहिक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? साहिक कोशिकाएं। और ये जो बीच वाली है इसको बोलते हैं अंड कोशिका। मतलब ये तो एग सेल है और ये सिनर्जिड सेल है, सिनर्जिड सेल्स। ये साहिक कोशिकाएं होगी, ये अंड कोशिका होगी। बीच वाली ये जो दो केंद्रक हैं ये ध्रुवीय केंद्रक है। ये क्या है? ध्रुवीय केंद्रक है। अब देखो ये सारे एन एन हैं, लेकिन यहां पर देखो ध्रुवीय केंद्रक एक एन, ये एक एन, ये दो एन हो गए। तो यहां पर ध्रुवीय केंद्र का जो गुणिता स्तर है वो कैसा देखने को मिलता है? 2n देखने को मिलता है, द्विगुणित देखने को मिलता है। ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर, और ये जो बीच वाली जो सेल्स है ये वाली, ये केंद्रीय कोशिका है। ये कैसी है? केंद्रीय कोशिका है। ये कैसी है? केंद्रीय कोशिका है। तो अब बताओ परिपक्व जो भ्रूणकोश हो गया उसमें कितनी कोशिकाएं होगी? 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। इसका मतलब परिपक्व जो एम्ब्रियो शैक है, परिपक्व जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश में कितनी सेल्स हैं? 7 कोशिकीय होता है। कैसा होता है? 7 कोशिकीय होता है। और केंद्र कितने हैं? एक, जैसे ये कोशिका तो इसका भी केंद्र 1 2 3 4 5 6 7 और 8। केंद्र कितने हैं? 8। तो ये कितनी कंडीशन की होगी? 8 केंद्र की। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, लगभग एंजियोस्पर्म प्लांट की बात हो रही है, एंजियोस्पर्म प्लांट में जो कंडीशन दिख रही है भ्रूणकोश की वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय देखने को मिलता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये वाली, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी है? एम्ब्रियो शैक की है। और ये एम्ब्रियो शैक कहाँ पर है? ये बीजांड के अंदर है। ये शैक, ये जो स्ट्रक्चर ही कहाँ पर है? बीजांड के अंदर है। ये ऊपर वाली सेल तो थी, ये कौन सी थी? निभाग वाली थी। और ये जो थी कैसी थी? बीजांड द्वार की तरफ थी, बीजांड द्वार की तरफ थी। ये निभाग वाली हो गई, ये बीजांड द्वार वाली हो गई। ये जो सहायक कोशिकाएं जो हैं, एक प्रश्न और उठता है, ये जो सहायक कोशिकाएं हैं, ये सहायक कोशिकाओं के ऊपर कुछ तंतु रूपी समुच्चय पाए जाते हैं। सहायक कोशिकाएं जो, जैसे मान लो ये है और ये सहायक कोशिका हो गई, तो इन सहायक कोशिकाओं में भी कुछ तंतु रूपी समुच्चय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तंतु रूपी समुच्चय, फिलिफॉर्म अपरेटस पाए जाते हैं। और ये तंतु रूपी जो समुच्चय पाए जाते हैं, ये तंतु रूपी समुच्चय पराग नलिका को अंड कोशिका की तरफ जाने का काम करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि ये जो तंतुरूपी समुच्चय वाली जो सेल्स हैं, फिलिफॉर्म अपरेटस जो हैं, ये पराग नलिका को गाइड करती है। ये क्या करती हैं? पराग नलिका को गाइड करती हैं कि भी तेरे को अंड कोशिका की तरफ जाना है और वहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट वीडियो था स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो शैक का। आने वाले वीडियोस में हम और भी अनेक टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप बने रहें हमारे वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।